साल 2001 के दिसंबर में उसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला बोला। इस घटना के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीमा पर सेना बढ़ा दी। कई महीनों तक भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल रहा। फरवरी 2019 में जैश ने एक और बड़ी आतंकवादी वारदात की। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया। इस सुसाइड अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब देने में देरी नहीं की और पाकिस्तानी ज़मीन पर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी। कहा जाता है कि जैश ए मोहम्मद का जो ठिकाना था वो बालाकोट में ही था। इस बार भी दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया था। इस घटना में भी जैश ए मोहम्मद का हाथ बताया गया, जिसका सरगना मसूद अजहर है। वह आज की तारीख में कहाँ छिपा है किसी को नहीं पता। भारतीय खुफिया एजेंसियां भी मसूद अजहर की तलाश में लगी हुई हैं। सवाल यह है कि आखिर यह मौलाना है कौन जिसे पाकिस्तान पर हमेशा शरण देने का आरोप लगता रहता है। जब भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने की बात आई तो चीन दीवार बनकर खड़ा हो गया। चीन नहीं चाहता कि मसूद अजहर को आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया जाए। मौलाना मसूद अजहर के जिहाद का सफ़र भारत में 1990 के दशक में शुरू होता है। उसकी नज़रें हमेशा से हिंदुस्तान पर टिकी रही हैं। मसूद अजहर की कहानी कुछ यूं है। मसूद अजहर का जन्म 1968 में पाकिस्तान के बहावलपुर में एक पोल्ट्री किसान के घर हुआ था। उसने कराची की बिनोरी मस्जिद में जामिया इस्लामिया की पढ़ाई की। यहीं उसकी मुलाकात ऐसे छात्रों से होती है जो आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के नेताओं के प्रभाव में थे। यह आतंकवादी संगठन अफ़गानिस्तान और कश्मीर में सक्रिय था। मसूद पर भी हरकत उल मुजाहिदीन का असर पड़ा और 21 साल की उम्र में वह आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए अफ़गानिस्तान के यूवर चला गया। वह आतंकी शिविर में गया, लेकिन मसूद के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं थीं। मसूद का कद छोटा था। उसकी लंबाई थी केवल 5 फीट 3 इंच। उसकी कद काठी ऐसी नहीं थी कि वह 40 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पूरा कर सके, बाधाओं के बीच दौड़ सके और हथियार को संभाल सके। लेकिन उसकी एक काबिलियत थी कि उसका दिमाग बहुत तेज था और भाषण अच्छा देता था। जब 1994 में वह गिरफ्तार हुआ तब उसने खुलासा किया कि कमज़ोर शारीरिक बनावट के कारण वह आतंकवादी की ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया। कराची लौटता है और इस्लाम की जो जानकारी उसके पास थी उसका इस्तेमाल करते हुए उसने एक पत्रिका निकाली, सदा मुजाहिद। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन पर आर्टिकल्स होते थे। हरकत के नेताओं को तब पता चला कि मसूद अजहर भाषण देने में भी माहिर है। तब उन लोगों ने मुजाहिदीनों को प्रेरित करने के लिए उसे कश्मीर भेजने का फैसला किया। मसूद ने जो आग कश्मीर में लगाई वह आज तक धधक रही है। तब से आज कश्मीर आतंकवाद की आग में जल रहा है। 1994 में मसूद अजहर ने पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका और उसके बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरी। श्रीनगर जाने से पहले उसने अयोध्या की यात्रा की। मसूद अजहर पूछताछ में यह भी बता चुका है कि उसे बाबरी विध्वंस पर शोक मनाने की ज़रूरत थी। उसने अयोध्या और बाद में कश्मीर की अपनी यात्राओं को रिकॉर्ड किया, कैसेट बनवाया, फिर इसे बांटा ताकि उसे आतंकवादियों की भर्ती में मदद मिल सके। मसूद अजहर ने कश्मीर में अपनी ऐसी ही एक मुलाकात का भी पुलिस के सामने जिक्र किया था। पूछताछ में उसने जो बताया था उसके मुताबिक गांव के एक छोटे से घर में
करीब 25 हथियारबंद मुजाहिदीन जुटे थे। उन लोगों ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और जल्द ही एक धार्मिक प्रवचन शुरू हो गया। युवकों के सीने पर बुलेट मैगजीन सजी हुई थी। उनके भीतर साहस और वीरता की ज्योति जल रही थी। वह सभी मेरी बात ध्यान से सुन रहे थे। उनकी गोद में AK-47 ऐसे पड़ी थी जैसे माँ की गोद में बच्चे हों। उनमें से कुछ के पास कार्बाइन और रॉकेट लॉन्चर भी थे, जिसे उन्होंने सेना से लूटा होगा। मैंने एक क्लासिको उठाई और हाथों में हथियार लेने के बाद महसूस किया कि यह दुश्मन से बात करने के लिए तैयार है। गोली चेंबर में थी, फायर होने के लिए तैयार। दुश्मन सैनिकों के गिरने के बारे में सोचकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मैंने भरी हुई बंदूक पकड़ रखी थी। ये मसूद अजहर ने कश्मीर में पुलिस के साथ अपने बयान में बताया था जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी। कश्मीर में मसूद अजहर बहुत वक्त तक आज़ाद नहीं रह पाया था। आने के कुछ ही दिनों के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1994 में उसकी गिरफ्तारी हरकत उल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी आकाओं के लिए बड़ी झटका थी। उन लोगों ने तो कश्मीर में भाड़े के हत्यारे भेजने की नई रणनीति अपनाई थी, जिसे स्थानीय आतंकवादियों को मजबूत किया जा सके। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि कस्टडी में होने के बावजूद मसूद अजहर को यह बताने में कोई हिचक नहीं थी कि उसने घाटी में क्या क्या किया। उसने कहा कि वह भाग्यशाली है जो अल्लाह ने उसे इस्लामी कर्तव्य के लिए चुना। उसे बस इस बात का अफसोस था कि वह मारा नहीं गया, बल्कि पकड़ लिया गया। मसूद की पूरी कहानी को उसकी जो कश्मीर में गिरफ्तारी होती है और उससे जो पूछताछ पुलिस करती है, उसमें जो वह बताता है, उसको एक पुस्तक प्रोफाइल्स ऑफ टेरर में विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक में मसूद अजहर पर एक पूरा चैप्टर है, जिसमें कश्मीर में उसकी गिरफ्तारी के बाद दिए गए उसके बयानों को रिकॉर्ड किया गया है। पुस्तक के मुताबिक अजहर युवर से वापस कराची लौटा। इस्लाम की जो जानकारी उसके पास थी उसका इस्तेमाल करते हुए वो पत्रिका निकालता है और मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान परेशान हो गया था। आखिरकार उसे छुड़ाने के लिए कोशिशें शुरू हो गईं। उस कहना गलत नहीं होगा कि IC-814 विमान के अपहरण का खास मकसद मसूद अजहर को भारतीय जेल से छुड़ाना था। अपहर्ताओं से बातचीत करने वाले अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों के बदले आतंकियों की लंबी लिस्ट थी। इनमें से अपहर्ता एक नाम किसी कीमत पर नहीं हटाना चाहते थे। वह नाम था मसूद अजहर का। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को तब के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने कंधार के लिए उड़ान भरी। अजहर ने रिकॉर्डेड कैसेट में उस यात्रा का जिक्र किया है और जिक्र करते हुए वो कहता है, रनवे चमक रहा था और मुझ में कई तरह की भावनाएं थीं। जिस जमीन पर विमान उतरा वहाँ की हर चीज़ मुझे प्यारी थी। मुल्ला उमर कंधार में ही रहता था, जिसके गहरे प्यार से मेरा दिल भर गया, जिसकी उपस्थिति मुस्लिमों के लिए सच्चा आशीर्वाद है और जिसने इस्लाम को गौरवान्वित किया था। जेल में रहते हुए मैं इस शहर को देखने और मुल्ला उमर का हाथ चूमने के लिए बेताब था। जैसे ही जमीन पर विमान उतरा मेरा दिल बदल गया। तालिबान के लोगों ने सीढ़ियों के नीचे हमारा स्वागत किया। मेरे भीतर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था और आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक बात सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि जिस दिन मेरे दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे थे और मुझे ट्रक में धकेल दिया गया था, उस दिन भी शुक्रवार था और आज भी शुक्रवार है। मेरे दोनों हाथ खुले थे और मैं तालिबान की कार में बैठकर आज़ादी की ओर जा रहा था। इसके ठीक एक महीने बाद 31 जनवरी 2000 को मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद नाम के संगठन की घोषणा कर दी। उसके कैडर ने कश्मीर में काम करना जारी रखा। जमायत के अलावा जैश-ए-मोहम्मद अब कश्मीर पर काबिज हो चुका था। पाकिस्तान उस समय अजहर से अपना रिश्ता छुपाने की कोशिश करता रहा।
जिसे उसने पाला पोसा। पाकिस्तान टेरर ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यह भी सच है कि भारत जब भी पाकिस्तान से कहता है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, तो दिमाग में अजहर ही होता है। अजहर आज की तारीख में कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों को ऐसा लगता है कि अजहर मसूद पाकिस्तान में आईएसआई की संरक्षण में रहता है, जिसे पकड़ना आसान नहीं लग रहा है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी ये पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए।